तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो संविधान एक जीवन दस्तावेज है, जिसमें भारतीय संविधान के उद्देशिका टोटल मैं समझाऊंगी आपको। और इससे पहले की जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, और दूसरा यूनिट फंडामेंटल राइट्स है, वो मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। बट ये भी है कि जो प्रियम्बल मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने बता रखा था फर्स्ट वीडियो में कि जो प्रियम्बल है उसके हर वर्ड को मैं डिफ़ाइन करूँगी। तो ये एक प्रियम्बल पे ब्रीफ वीडियो है जिसको आप देख सकते हो, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और ज़्यादा अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पे उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रेनो स्टडी पॉइंट करके है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं पीडीएफ सारे सेंड कर दिया करूँगी। तो इसमें हम सिर्फ समझेंगे कि प्रियम्बल्स में जो हमारे शब्द हैं, शब्दावली जो है उसकी उसी के महत्व को समझेंगे और वो कहाँ से लिए गए हैं उस चीज़ को। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है उद्देशिका। अगर हम उद्देशिका कहें तो हमें किसको कहना उद्देशिका। तो सबसे पहले उद्देशिका देखो क्या होता है कि संविधान के उद्देशिका के संदर्भ में बहुत विचारकों को देखा जा सकता है। कोई इसे लोकतंत्र की नींव तो कोई इसे वास्तविक संविधान का भाग ही नहीं मानता। और ये चर्चा थी, हमने अमेरिका संविधान के दिनों में देखा जब वहाँ पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन हो रहा था, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन, मेडिसन, जेफरसन नेताओं ने ये स्वीकार किया था कि संविधान जो उद्देशिका है वो लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, राइट। और उद्देशिका के बिना संविधान के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस उद्देशिका को आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है, राइट। तो इसको एज अ ट्रेलर ट्रीट करो, और पूरी फिल्म भी बाकी है। बट ये भी है कि अगर आपने प्रियम्बल को समझ लिया बहुत अच्छे से, इसके शब्दों को, तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने प्रियम्बल समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको अपने आप चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। अब देखो संविधान क्या करता है कि उद्देशिका क्या करता है कि आधारभूत सिद्धांतों को अपनाता है। किसके लिए? राष्ट्र के संचालन के लिए, राइट। तो ये हमारा प्रियम्बल था। अब ये दूसरा देखो, उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। ये कंप्लीट होने पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये संविधान का भाग वाकई है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनको लिख लेना क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका या प्रस्तावना के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में बढ़ चढ़कर प्रस्ताव रखा, जिसको विभिन्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या कहा कि यह भारत के लोगों की सामान्य इच्छा को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से उसको समझ लोगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि वो कैसे लोगों की आकांक्षाओं को दर्शा रहा है। अब वो इस तरह से दर्शा रहा है कि उसमें विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता है, न्याय की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय देता है आपको, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी आकांक्षाएं तो है, हमें न्याय चाहिए, हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवसरें चाहिए काम करने के लिए, राइट। तो अगला देखो, उद्देशिका संविधान और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, अर्थात संविधान के सभी प्रावधान लोगों ने खुद बनाया है। इसे कोई बड़ा नहीं है, बल्कि ये बड़े लोगों के अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो लोग हैं भारत के, उनको साधन नहीं बल्कि साध्य समझना चाहिए, राइट। उद्देशिका संविधान की आत्मा होती है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा होती है उद्देशिका। अच्छा, एक कमेंट में बताना मुझे अगर वीडियो देख रहे हो तो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यह एक घोषणा पत्र है जिसे जीरो टॉलरेंस देखने को मिलती है। इसी हमारे देश के लोगों में आप देख सकते हैं जीरो टॉलरेंस मतलब क्या है, हम किसी पे पहले बार नहीं करेंगे, ठीक है। इस थ्योरी को हम मान के चलते हैं। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये विचार व्यक्त किया 1960 के बेरूवाड़ी संघ के मामले पर, और यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। और ठीक इसके बियॉन्ड 1973 के केशवानंद भारतीवाद में आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, ठीक है। और इसके बाद आने वाली जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गईं, उस सब याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का ही एक भाग है, ठीक है। अगर निष्कर्ष के तौर पे कहें तो उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। इससे आपको पता चल गया होगा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है या नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारे संविधान का वो भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे शब्दावलियाँ जो हैं हमारे संविधान में, हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, सॉवरेन।
तो सबसे पहला पॉइंट देखो, भारत कोई डोमिनियन राष्ट्र नहीं है। डोमिनियन का मतलब होता है भारत के ऊपर किसी और का शासन नहीं है, ठीक है। भारत खुद शासन कर सकता है। देखो आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तब भी हम कह सकते थे हम स्वतंत्र थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे देखा है कि कोई भारत में विशाल जनसंख्या थी। अगर आपको मैं कहूँ कि राज्य बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप जो चीज़ें बताओगे तो जाहिर सी बात है वो राज्य बनेगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो जिससे हमारे पास अगर ना हो तो हम एक राज्य नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। वो क्या है? संप्रभुता। हमारे ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे हमें सारी चीज़ें दी गई, लेकिन हमारे पास खुद की संप्रभुता नहीं थी, खुद का डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। इस वजह से क्या था, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, और ये आज ये नहीं है, ठीक है। और ये बफर स्टेट का काम भी नहीं करता। बफर स्टेट का मतलब होता है कि एक सुरक्षा कवच, एक बीचों बीच दीवार बन जाना सुरक्षा की। जैसे नेपाल को देख सकते हो कि चाइना और भारत के बीच में युद्ध ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नेपाल है। वो एक बफर राज्य का काम करता है, ठीक है, बफर देश का काम करता है वो, इसीलिए बफर स्टेट नहीं है। और ये भी है कि कोई भी देश भारत को राजनीतिक भौगोलिक सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कमांड नहीं दे सकता वो भारत को, राइट। आगे चलते हैं। देखो अगला क्या है हमारा, सोशलिज्म, समाजवाद क्या है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था, और इसका प्रस्ताव 1955 में कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आए। अब समाजवाद का तात्पर्य है उत्पादन के वितरण और कारकों पर राज्यवाद का प्रभाव है, किंतु भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर लेके जाना, जिसमें व्यक्तिवाद और समूहवाद, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म दोनों पर ही बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पूंजीपति बनने का अवसर भी दिया जाता है, ठीक है। अब सीधा सा मतलब आप समझो, समाजवाद था अगर हम कहें किसको कहते हैं, तो सीधा सा मतलब इसका क्या होगा कि समाजवाद में संसाधनों का तर्क संगत आधार पर वितरण, यानी न्यायपूर्ण वितरण होना संसाधनों का ही क्या है? समाजवाद है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसे पहले अपनाया गया था, जिसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भारत धार्मिक रूप से निष्क्रिय देश है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि भारत क्या है? धार्मिक रूप से सक्रिय राज्य है। निष्क्रिय का मतलब होता है किसी धर्म को विशेषता देना, और सक्रिय का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि भारत राज्य में सभी धर्मों को समान माना गया है। आप अच्छे से जानते हो कि हमारे देश में धार्मिक बहुलता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग ईश्वर के लोग रहते हैं, अलग अलग ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन भारत क्या है? किसी एक धर्म को विशेषणा देकर क्या कहता है? सभी धर्मों की समानता पर बल देता है, सभी धर्मों को आगे बढ़ने के लिए, फल फूल रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। देखो आगे, भारत सभी धर्मों के आधार पर ही सक्रिय नहीं बल्कि पंथ के आधार पर भी सक्रिय है। पंथ का मतलब देखो, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगर पंथ की बात करूँ तो जाति, जैसे कि जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिख, ये क्या है? जातियाँ हैं। इसके आधार पर भी भारत में कहीं भेदभाव नहीं होता, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। आगे देखो, इसमें आप देख सकते हो, अब आगे अगर पढ़ोगे तो जिसका तात्पर्य किसी जाति के प्रति भेदभाव नहीं है। सीधी सी बात है, जाति और धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इस चीज़ को देखना, जिसका तात्पर्य किसी जाति धर्म के प्रति भेदभाव नहीं है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है? किसी जाति धर्म के प्रति भेदभाव नहीं है, ठीक है। अगर जो धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान अगर समझें तो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 25-26 है, जो कि किससे रिलेटेड है? धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। सी गाइज, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना, और ये नोट्स भी हैंड रिटन हैं, आप अच्छे से लिख लेना। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेटर आपको नोट्स और इससे इजी नोट्स कहीं और मिलेंगे, ठीक है। तो देखो आगे, भारत में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को राज्यवाद के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रखा गया है, ठीक है। मुक्त करने का मतलब क्या है कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वो वहीं तक ठीक है जहाँ तक आप दूसरों के मर्यादाओं को, दूसरे की आकांक्षाओं को, इच्छाओं की अवहेलना ना करें, ठीक है, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं, ठीक है। राज्य तब तक आपके स्वतंत्रता, उपासना, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक उससे किसी के अधिकार का, किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, राइट।
अब इसको मजबूत बताने के लिए राज्य कार्य भी करता है, ठीक है। अब अगर समता के संदर्भ में हम देखते हैं तो क्या आता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर बल दिया जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि उपाधियों का अंत और छुआछूत की समाप्ति पर भी बल दिया जाता है। उपाधियों का अंत और छुआछूत की समाप्ति मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उपाधियों का अंत यहाँ पे इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पहले के जो राजा थे एंशिएंट टाइम के, वो लोग अपने नाम के आगे सम्राट, महाराजा धीराज, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते थे। तो वो क्या करता है, एक स्पेशल प्रिविलेज दे देता है उन लोगों को। अगर हम सम्राट के ऐड करते हैं या फिर महाधीराज, तो वो क्या करता है, उनको, उस व्यक्ति को एक विशेष प्रिविलेज की ओर लेके जाता है, ठीक है, जो कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। इसीलिए उपाधियों का अंत कहा गया है। और यहाँ तक कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को किसी बाहरी देश के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाता है तो पीएम तक को भी अगर उस पुरस्कार को लेने के लिए पहले हमारे राष्ट्रपति से वो आदेश लेना पड़ेगा कि वो उस पुरस्कार को ले या ना ले। और आप लोग देखोगे कि खेलों में पुरस्कार को मनाही नहीं है, पुरस्कार हम दे सकते हैं। अब खेलों में पुरस्कार देने का तात्पर्य ये है कि हम उनके हौसले को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके हौसले को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं और उसके काम की सराहना कर रहे हैं, ठीक है। उसके काम की प्रशंसा के तौर पे क्या होता है, उन्हें उपाधियाँ और पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर समता के संदर्भ में हम किसी चीज़ को समझना चाहें तो 3-4 चीज़ें हैं, देख लो आप लोग। सबसे पहले क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समता, ठीक है। दूसरा देखो, रोजगार के अवसर की समता, ठीक है। और तीसरा क्या है, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान, वंश के नाम पर राज्य उनसे भेदभाव नहीं करेगा। अगर किसी बड़े आदमी ने कोई खून किया है तो, और किसी गरीब आदमी ने भी खून किया है, तो जो सज़ा अगर एक गरीब आदमी को राज्य देगा वही सज़ा उस अमीर आदमी को भी देगा। ये नहीं है कि वो अमीर आदमी है तो उसको कम सज़ा दी जाएगी और गरीब को ज़्यादा। राज्य के सामने कोई ये नहीं है कि कोई अलग है, सब इक्वल हैं, सब समान हैं, ठीक है। आप स्कूल में देखते हो कि स्टूडेंट ड्रेस पहन के जाते हैं, तो उस ड्रेस कोड का मतलब क्या है, ठीक है। उस ड्रेस कोड का मतलब ये होता है कि आप स्कूल में आ रहे हो, स्कूल को हम एक मंदिर समझते हैं, ठीक है। तो उस मंदिर में सभी बराबर हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस धर्म से बिलोंग करता है, कोई किस जाति से, कोई किस वंश से। उस कोड का मतलब ही यही है कि आप यहाँ पे आए हो तो सब बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई ड्रेस कोड नहीं है तो जो रिच इंसान है वो अलग कपड़े पहन के आएंगे, जो गरीब के हैं वो अलग, जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कपड़े पहन के आएंगे, जिससे क्या होगा, असमानता दिखाई देगी। असमानता कैसे दिखाई देगी, अमीर वर्गों के स्टूडेंट्स के कपड़े अलग दिखेंगे, गरीब बच्चों के कपड़े अलग दिखेंगे, इससे क्या असमानता क्रिएट होगी, ठीक है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए क्या है, ड्रेस कोड बनाया गया है, राइट। आगे देखो, बंधुत्व जो है शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है, क्योंकि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई, हमने स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुत्व तीनों ही विचार फ्रांस की क्रांति से लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो, अखंडता, इंटीग्रिटी, इसे 42वें संशोधन 1976 में शामिल किया गया है और ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है, जिसका तात्पर्य क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर नागरिकों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी अखंडता है, अपनी समानता है, अपनी प्रतिष्ठा है, ठीक है, जिसके आधार पर राज्य कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, लोकतंत्र और गणराज्य, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसका तात्पर्य है यहाँ लोगों का शासन है, लोगों के लिए शासन है, लोगों के द्वारा शासन है, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेसिया शब्द ग्रीक शब्दावली के निहितार्थ से प्रेरित है, जिसमें डेमोस का शब्द होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है भूभाग से, ठीक है। जहाँ पे राजकाज के संसाधन पर सभी लोगों का प्रभाव है, किसी एक विशेष वर्ग, राजा इत्यादि का प्रभाव नहीं है, ठीक है। और यहाँ वंशानुगत कोई वो भी नहीं चलता, कोई प्रावधान नहीं है वंशानुगत कोई प्रावधान कि आप वंश के आधार पर ही चीज़ें चलती जाएं, राइट। आगे चलते हैं। अब आता है न्याय। देखो, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक। अगर हमारे प्रियम्बल में कितने तरह की न्याय की बात की गई है तो गाइस 3 तरह की न्याय की बात की गई है, राइट। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और फ्रांस की क्रांति 1789 और 1917 में जो रूसी क्रांति हुई है, ये उसी से प्रभावित है। यहाँ पे क्या है, देखो 3 तरह। राजनैतिक न्याय का मतलब होता है लोगों को मतदान का, इलेक्शन में खड़े होने का, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जहाँ की सामाजिक न्याय का मतलब है धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव ना हो उनके साथ। आर्थिक का मतलब होता है कि लोगों को अवसरों तक सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, कहाँ तक, अवसरों तक, ठीक है। जिसके लिए आप फंडामेंटल राइट्स में देखोगे DPSP भी डाल दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा देता है, ठीक है।
सो गाइस, आज का जो यूनिट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो प्रियम्बल था, ब्रीफली मैंने अच्छे से बता दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और कोई इशू है हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको दूर करूँगी, ठीक है। और मुझे भी कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो मुझे वो भी बताइए, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई एडवाइस हो तो भी मुझे दीजिए कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। ओके, थैंक यू।